अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। दुनिया में अगर जमहूरियत के माने को देखा जाए तो जमहूरियत का जो बुनियादी या लुग़वी माना ये है कि वो आवाम के लिए आसानी पैदा करती है। इमरान खान साहब जो अपने आप को बहुत जमहूरी लीडर मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन के साथ तशबीह देते हैं, तो हज़रत से मैं बाकी बातें तो बाद में करूँगा। आपका ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान है और आप किसी की सुनते नहीं, आप जिस पे डट जाएं आप उस पे खड़े हो जाते हैं और आप अपने उस पे बात करते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों को, मेरे बुज़ुर्गों को मेरे आज का ये व्लॉग बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि जब मेरे साथ के काम करने वाले 750 लोगों को यकजुंबुश कलम रेडियो से निकाल दिया जाए और उनके घरानों को, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके बच्चों की जो फीसिस हैं, उनके घरानों के चूल्हे बुझते हुए, उनके बीमार माँ बाप की दवाइयाँ ना आना और उन लोगों के चेहरों पर यकदम मौत की सी मुर्दनी छा जाना, ये मुझे बतौर शायर, बतौर सहाफ़ी ज़ेब नहीं देता कि मैं खामोश रहूँ। मुझे जब ये ख़बर मिलती है कि 31 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान टेलीविज़न से 1600 लोगों को निकाला जा रहा है, मुझे जब ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान भर से 12,500 टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए जा रहे, तो मुझे सख्त तकलीफ होती है। क्यों? इमरान खान साहब, आप सादिक और अमीन हैं, लेकिन आपके वज़रा कैसे सादिक और अमीन हैं? उनके प्रोटोकॉल्स, क्या ये हुकूमती ख़जाने पर बोझ नहीं है? जो नई गाड़ियाँ उनको आपने सिक्योरिटी के नाम पर निकलवा कर दी हैं, क्या ये हुकूमती ख़जाने पर बोझ नहीं है? क्या आपके वज़रा वो तमाम हथकंडे जिनमें सियासी भर्तियां भी शामिल हैं वो कर रहे हैं, क्या ये हुकूमती ख़जाने पर बोझ नहीं है? इन लोगों को तो आप ये कहकर निकाल रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की भर्तियां हैं, ये इसलिए सियासी भर्तियां हैं, ये नाअहल, निकम्मे और निखट्टू लोग हैं। तो खान साहब पीटीवी में आए हैं तो पीटीवी का कबाड़ा निकाल दिया है, रेडियो में आए तो रेडियो का कबाड़ा निकाल दिया है, स्टील मिल में आए स्टील मिल का कबाड़ा निकाल दिया है। कहाँ पे आपके लोगों ने कुछ सर्व किया है? पिछले 70 साल का धोना आप धोने की बात करते हैं, चलें आपने 2.5 साल में किया क्या है? एक भी करप्ट से आपने पैसे निकलवाए हैं? सिर्फ इतना बता दें, चले मैं आपकी करप्शन की पॉलिसी को और आपकी वर्किंग को मान लेता हूँ, आप बाकी सारे, मैं जो दुनिया कह रही है झूठ कह रही है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आपने कहा मैं करप्ट लोगों को मारूंगा, उनसे पैसा निकलवाऊंगा। मारना छोड़े, पैसा कहाँ है? उस पैसे की बात करें। आप मेरे वतन के मजबूर, पिसे हुए गरीब तबके को, जिनके लिए 3 वक्त की रोटी पहले ही कमाना अजाब था, जिनके लिए आंख भर के ख्वाब देखना पहले ही जो है वो मौत के बराबर था, जिनकी खुशियां वैसे ही अपने बच्चों को सिर्फ मुस्कुराता देखकर उनकी खुशियां थी, आप उनसे उनकी खुशियां छीन रहे हैं। आप उनके बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीन रहे हैं। आप उनके बच्चों को खुदकुशी पे माइल कर रहे हैं। आप उन लोगों को मौत जिंदा कब्र की जानिब लेकर जा रहे हैं। आप उनके बीमार माँ बाप को वक्त से पहले ही कब्र में उतारना चाह रहे हैं। क्या पॉलिसी दी है आपने इस मुल्क को खान साहब? आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, दूसरों को करप्ट कहा है, गलत कहा है, चोर कहा है। आपने खुद क्या किया है? आपने मेरे मुल्क के गरीब आदमी के लिए क्या किया है? मुझे नून लीग नहीं चाहिए, मार दें सबको। पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, मार दें सबको। मुझे आपकी हुकूमती जमात में से भी कोई नहीं चाहिए। आपने क्या किया? सिंगल सोलो इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप साफ कपड़े पहनते हैं, आपके हाथ साफ हैं। आपने मेरे मुल्क के गरीब के लिए क्या किया है? आपने उसके हाथ से उसका जो औजार था वो बेचकर उसको एक दिन की रोटी खा के उसके बाद फाकों से मरने पे मजबूर कर दिया। खान साहब, इस तरह पाकिस्तान की 70 साल जो तारीख है उसमें कभी नहीं हुआ। खैर, आज के इस व्लॉग में मेरे साथ 2 सीनियर एंकर पर्सन, दानिश्वर, तजियाकार, वो मौजूद हैं। उनसे चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तजिया निगार जनाब सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, गुज़िश्ता दिनों यकजुंबुश कलम रेडियो पाकिस्तान से 750 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। अब दिसंबर में पीटीवी के 1600 मुलाजमीन और 12,500 जो टीचर्स हैं, इन्होंने कहा है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि बहुत बड़ी तादाद में ये बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। तो इस सारे मामले से क्या मौजूदा हुकूमत के पास रोकथाम करने के लिए कोई प्लान नहीं है? बुनियादी बात तो यह है कि यह हुकूमत है जो इमरान खान की,
وہ تو آئی تھی 1 کروڑ نوکریاں بانٹنے، ہم خیال تھا کہ ہم 1 کروڑ نئی نوکریاں کریٹ کریں گے، لیکن اب نئی نوکریاں تو کریٹ کرنا بہت دور کی بات، جو پہلے سے لوگ چاہے وہ ایڈاپ تھے، کانٹریکٹ پہ تھے یا مستقل تھے، ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پھر کووڈ کے بعد جو سچویشن بنی، اس کی وجہ سے بھی بے شمار بے روزگاری جو ہے ہمارے پاکستان میں بڑھی ہے۔ تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جو اس وقت حکومت کو درپیش ہے۔ اب حکومت دیکھیے یہ سارا کچھ جو ہے خوشی سے تو نہیں کرتی، کیونکہ کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ ملک میں معاشی بدحالی ہو، بے روزگاری ہو، لوگوں میں معاشی افراتفری ہو، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیسے روزگار کریٹ کیا جائے۔ روزگار کریٹ کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاں انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی لوکل انڈسٹری بہت گرو ہو رہی ہو۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کی ایکسٹرنل اور انٹرنل انویسٹمنٹ جو ہیں وہ بہت ہو رہی ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ کی جو معاشی پالیسیاں ہیں انڈسٹریلائزیشن کے کانٹیکس میں وہ بڑی فرینڈلی ہوں، تو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو سب ان چیزوں کے اگینسٹ نظر آتی ہیں، اگرچہ 2 چیزوں میں ابھی انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایک کنسٹرکشن کے بزنس میں، وہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کا بزنس گرو کر رہا ہے۔ پھر ایک ٹورزم کے اندر انہوں نے تھوڑا سا کیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جس میں بھی تھوڑے سے انیشیٹو لیے گئے ہیں، لیکن یہ تلوار تو لٹک رہی ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کی نا اداروں کے اندر، دیکھیے ہم نے بدقسمتی سے، میں صرف عمران خان کی حکومت کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، جنرلی ہمارے ہاں سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو وہ بے تحاشا لوگوں کو نوکریاں دے دیتی ہیں سیاسی بنیادوں پر۔ ایک ادارے میں جہاں 500 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 2500 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 2000 لوگ جو ہیں وہ صرف اداروں پہ بوجھ ہوتے ہیں اور وہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، کام شام کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تو بہت زیادہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں، لیکن آپ نے اگر اس کا ریلوے کا حال دیکھا۔ کوئی قطع کلامی کی معافی، اگر اس کا کوئی کریٹیکل انالیسس کر کے لوگوں کو نکالا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا، نہیں میرا نہیں تاکہ خیال، تاکہ نہ آپ کوئی دھرنا ہو۔ دیکھیں دھرنے اب دیکھیں نہیں، اسلام آباد میں بھی لگے ہوئے ہیں، لاہور میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں کون سا پازیٹیو امیج دے رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ قلم میں جنبش جو ہے نا لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، اس کے اوپر پورا کام ہوتا ہے، پوری ورکنگ ہوتی ہے، اداروں کے باقاعدہ اسسمنٹس ہوتے ہیں، سروے کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی تیاری کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کو نکالا جائے گا وہ آپ کا خیال ہے کہ خاموشی سے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے؟ یقینی طور پہ وہ دھرنا بھی دیں گے، وہ احتجاج بھی کریں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، ایک ہائپ بھی کریٹ کریں گے، حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کریں گے۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا اتنا روزگار ہے بھی اداروں کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بنیادی فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اکنامک انوائرمنٹ کریٹ کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو انٹرپرینورز ماڈل میں لائیں کہ لوگ اپنے بزنسز جو ہیں چھوٹے چھوٹی انڈسٹریوں کے طور پر، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے طور پر گرو کریں، کیونکہ اب حکومت کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وقاص صاحب میں آپ کو بتاؤں، نہ صحیح۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے نہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے۔ اب تو جو پہلے سے لوگ لگے ہوئے ہیں انہی کو اگر آپ مینج کر جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ نیا روزگار تو اس صورت میں کریٹ ہوگا جب پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، انڈسٹری لگے گی، کنسٹرکشنز بہت بڑی ہو رہی ہوں گی، تب تو نئے روزگار پیدا ہوں گے۔ ادروائز یہ روزگار جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم حکومت پہ ڈیپینڈنٹ کریں۔ یہ جو ہم نعرہ لگاتے تھے کہ جناب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار دے، اب حکومت کی ذمہ داری روزگار دینا نہیں ہے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشی صورتحال جو ہے ایک ماحول پیدا کرے جہاں سے اکنامکس جو ہے وہ جنریٹ ہو، انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، سازگار ماحول ہو، پیسہ کا سرکل چل رہا ہو، تو پھر لوگوں کو خود بخود روزگار مل جائے گا۔ تو میں تو خود کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جو اس وقت حکومت کی پالیسی ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کا بے روزگار ہونا یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے پاکستان کے اندر، جہاں آپ پہلے لوگوں کو روزگار نہیں دے رہے، جو لوگ روزگار میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر نکالنا، اس سے ایک افراتفری تو مچے گی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سر آپ کا ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار جناب صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم صدیق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ریڈیو سے 750 ملازمین نکال دیے گئے۔ اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی 1600 ملازمین کے کانٹریکٹ 31 دسمبر سے رینیو نہیں ہوں گے۔ 12,500 ٹیچر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہونے جا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں ان سے بھی ڈاؤن سائزنگ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 2021 کا سورج جو ہے وہ بے روزگاری کا سورج ہوگا پاکستان میں۔ جی وقاص صاحب بہت شکریہ۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر آپ نے خصوصی طور پر توجہ دی اور اس کو اٹھایا، کیونکہ ریڈیو پاکستان سے آپ کو معلوم ہے کہ 750 ملازمین کو نکالا جا چکا ہے اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو واپس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوں گے۔ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، پی ٹی وی سے جو ہے وہ لوگ نکالے جا رہے ہیں اور ان کو جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ ہم ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں
और सारी ये सूरत बताई जा रही है, तकदीम नौ करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, तो इस वजह से मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। और टीचर्स का जहाँ तक तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन डी चौक जो है वो बना होता है, मरकज बना होता है एहतजाज का, सारी सूरत हाल का। असल में इस हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी जा सकी, अलबत्ता तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ के करीब जो अफराद हैं उनको ये बेरोजगार करने में लाजमी तौर पर इन 2-2.5 सालों में कामयाब हो गए हैं। इसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है, जिसमें जो प्राइवेट शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी शामिल है। असल में इनकी कोई प्रायोरिटीज है ही नहीं किस किस्म की। अगर इतना ही ये अगर बेहतर समझते थे कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निकाल कर या सरकारी इदारों को हम बेहतर बना सकते हैं, ये शुरू दिन से पॉलिसी वाज़ेह तौर पर अपना लेते। क्या कौमी इदारों का जो खसारा है वो कम हो सका है? आपके सामने PIA की सूरत हाल है, आपके सामने रेलवे की सूरत हाल है, पाकिस्तान स्टील मिल्स आपके सामने है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है और बड़े अदारे हैं जो कि तकरीबन सालाना 1000 अरब रुपया खा रहे हैं, हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ जो है वो कोई तवज्जो अच्छा, नहीं दी इसमें जा रही। आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। इसमें अभी सलमान आबिद साहब से भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ये जो लोग निकाले जा रहे सरकारी इदारों पर बोझ थे और ये सियासी भर्तियां थी, ये वो वाइंड अप हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही हो रहा है? देखिए, सियासी भी अगर भर्तियां थी तो क्या वकास साहब ये हकीकत नहीं है कि जब से ये आए हैं इन्होंने सियासी बुनियादों पर लोगों को नहीं रखा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत से ऐसे महकमा तालीम समेत बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे अब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डेली वेजेस के ऊपर मुलाजमीन रखे जा रहे हैं। जाती पसंद जिसकी सिफारिश चल जाती है वो रुक रहा है, जिसकी सिफारिश कोई नहीं है उसको निकाला जा रहा है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि क्या 2.5 सालों बाद इनको याद आया कि लोग सिफारिशों पर रखे गए थे? क्या उस वक्त इनको गवर्नेंस और मेरिट जो है वो याद नहीं आया था? अभी अब जाकर जो है वो लोगों को बेरोजगार, उनके बेचारों के पास तो ऑप्शन नहीं है। अब आपको या कोई किसी को भी मुलाजमत दी जाए, मुझे दी जाए और कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम तो यही समझेंगे भाई ठीक है जी हमारा रोजगार का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। हम बाकी जो लोग थे, अब रेडियो पाकिस्तान में 20-30 हजार रुपए लेने वाले जो मुलाजमीन थे उनको निकाल दिया गया। ठीक है, PTV अरबों रुपए के खसारे का शिकार है, तो क्या आप समझते हैं कि 12 से मुलाजमीन को निकालने से सूरत ठीक हो जाएगी? वहाँ पे जो 500 प्रोड्यूसर बैठा हुआ किस काम के लिए बैठा हुआ? ड्रामे तो आप से बनवा रहे हैं। वो तो शुक्र करें ये तो बड़ा ड्रामा चल गया तो इनकी वजह से सर उसके भी सारा बाहर से करवाया गया, उसमें भी करप्शन के बहुत सारे केसेस सामने आ गए। बिल्कुल है, वो जो आज ऑडिट होगा सूरत सामने आ जाएगी। वही आपकी बात है कि उन 12 से उन आदमी को इसी तरह 500 कैमरा मैंने क्या वो सारे वही काम कर रहे हैं। इसी तरह टीचर्स हैं, टीचर्स की 1000 असामियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये चेक कर ली, किसी से भी चेक कर ले, ये 71,000 असामियां वैसे ही खत्म करने जा रहे हैं और उसको बुनियाद के मुस्तकिल असामियां खत्म करने जा रहे हैं, जबकि 1,25,000 असामियां वैसे खाली पड़ी हुई है, उसमें से 71,000 वैसे खत्म कर देंगे। उसकी वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही बता रही कि हमने कौमी खजाने के ऊपर बोझ कम करना है। और बोझ कैसे कम होगा? 71,000 खत्म करके असामियां खत्म तो सर ये जो इनके प्रोटोकॉल हैं, अगर ये वो खत्म कर रखेंगे, ये जो इनके प्रोटोकॉल है वो तो खत्म हो नहीं रहे, तो बोझ कैसे खत्म होगा? प्रोटोकॉल भी है और बहुत सारे इनके शाही अखराजात हैं। क्या गाड़ियों की खरीदारी खत्म हो गई? अभी गुज़श्ता दिनों 7 वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? ये कौमी खजाने से ही जाएगा ना। नाम है जी सिक्योरिटी के नाम पर दी गई है। अभी फिर जो है वो बहुत से ऐसे इनके जो इकदाम हैं वो सामने आने वाले हैं। वो बहुत सी चीजों के ऊपर ये तो ऑडिट ही नहीं करवाते और नाम ये दिया जाता है कि जी शफाफियत है, गुड गवर्नेंस है, मेरिट है। किसी शोबे में भी ये चीज हमें नजर नहीं आती। और अगर ये लोगों को बेरोजगार करेंगे और इसी तरह, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह ये डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगा? असल में इनका सबसे बड़ा मसला ही इनकी परफॉर्मेंस है। लोगों को निकालना का मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि इनकी प्रायोरिटी सेट हो, कि तरजीहात का तयन करें। किसी वजारत में कोई तरजीह जो है बनी, खुद वज़ीर आज़म नाखुश है अपने वज़रा से और वो कह रहा है जी मैंने टीम तब्दील करनी। कितनी तब्दीलियां लेकर रहेगा? हर 6 महीने बाद तब्दील कर देगा, लेकिन परफॉर्मेंस तो फिर भी जीरो है। एक तरफ अपोजिशन से लड़ते हैं, लोगों को भी निकालते हैं। अवाम को ये वाहद हुकूमत है जो अपोजिशन से भी लड़ रही है और अवाम से भी लड़ रही है और पार्लियामेंट से भी लड़ रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, बातें तो फिर बातें होती हैं, तबसरे होते हैं, तजिए होते हैं, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी मैं यही दुआ करूँगा कि आइंदा आने वाला एक भी दिन मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के वासियों के लिए वबाल ना हो। यकीन जानिए, मुझे PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग
JUI किसी सियासी जमात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद पाकिस्तान है, मेरा मोटो पाकिस्तानी है, बस। अब खान साहब, मैं जाते जाते एक बात करूं, अगर आपने अभी भी होश के नाखून ना लिए, खुद सामने आकर आपने फैसले ना किए, तो फिर अवाम के इस हुजूम बलाखेज़ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये जो बेरोज़गारी और महंगाई के सूरज आप तोहफे में दे रहे हैं, ये कहीं आपकी गोद न जला दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।